नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर रहे हैं, उससे पहले ही विपक्षी पार्टियों में त्राही माम मचा हुआ है। लेकिन गुरुवार को पीएम मोदी ने जब बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार को लेकर उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और केंद्रीय जांच एजेंसियां किसी के दबाव में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही इस मुहिम को हरगिज नहीं रोकने वाली और ये मुहिम ऐसे ही चलती रहेगी। उसके बाद से विपक्ष के तमाम नेताओं के तोते उड़ गए हैं। पीएम मोदी के इस बयान को कैसे देखा जाए और क्या ये माना जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्ष कुमार सिंह। नमस्कार हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। थैंक यू। हर्ष जी, पीएम मोदी जब जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जब जब ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी सरकार की मुहिम जारी रहेगी, तो ये विपक्षी पार्टियां डर क्यों जाती हैं? विपक्षी पार्टियां तो ऑलरेडी डरी हुई हैं और कल जो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इनको आईना दिखाया है कि भाई आप पॉलिटिकल लोग हैं तो हम लोगों से क्यों धमकी दिलवाना चाहते हैं, आप खुद ही जाकर कुछ ना कुछ कीजिए और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का इसका इस्तेमाल कीजिए। इसमें डरे हुए की बात मुझे तो लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने ऐसे ही टाइटल दे दिया था कि चोर चोर मोसेरे भाई। तो जब सब एक ही प्रवृत्ति के लोग हैं, एक ही तरह की उनकी हरकतें रही हैं, और देखिए कई बार तो लोगों ने मैं इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता, बहुत से लोग कहते हैं कि साहब क्या बीजेपी का कोई नेता जो है वो भ्रष्टाचारी नहीं है? 10 साल तो सरकार रही आपकी, तो एक तो कोई केस आपने दर्ज किया होगा ना, उसमें बताइए किसका आपने केस दर्ज किया। आप लाइए कि हमने 2004 से और 2014 के बीच में हमने इतने केस बीजेपी के नेताओं पर दर्ज किए थे। उस समय तो ये सब लोग क्या था कि एक कंफर्ट जोन में थे, एक दूसरे के साथ मिले हुए थे कि साहब परंपरा बनी हुई थी और आम जनता के बीच में मैसेज ये था 70 साल से जो चल रहा था कि भैया तुम हमें बचाओ, हम तुम्हें बचाएंगे। मेरे पिताजी हमेशा अखबार पढ़ने के बड़े शौकीन रहे हैं, तो वो अक्सर कहते थे कि एक नेता किसी दूसरे नेता को कभी भी जेल नहीं भिजवाता है, और ये पिछले 50-60 साल में जो ओपिनियन लोगों की बनी है तो ये उसी से सामने आई है। और मुझे पिछले लगभग 3-4 महीनों से कुछ ऐसा लगने लगा है, जैसे लोग कहते थे कि 2019 में पुलवामा, बालाकोट ये सब चीजें हो गई थी, कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद पीओके के लोकल को लेकर कुछ होगा 2024 में, लेकिन मुझे लगा है कि 2024 में ये भ्रष्टाचार ही होने वाला है। इसी मुद्दे पर मोदी जी ने ठान लिया है। और जो कोर्ट आजकल बहुत वो कह रहे हैं ना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मुझे लगता है कि उन्होंने उसको टैगलाइन बना लिया है। ये जो भ्रष्टाचार वाली जो कैंपेन उन्होंने शुरू की है कि भ्रष्टाचारी जितने भी हैं उन सबको अंदर डालना है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए एक टैगलाइन उन्होंने बना ली है कि जो जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उन सबको जेल में डालना है और जनता के सामने एक्सपोज करना है। तो विपक्षी दल, ऑब्वियस सी बात है, जिसने चोरी की है वो डरा हुआ तो होगा ही, क्योंकि अभी तो फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है कि कोई बचने वाला है नहीं इससे। मुझे तो लग रहा है कि तेलंगाना के चुनाव आते आते के कविता भी अंदर होंगी। मुझे लग रहा है कि ये चलने वाला है और ये 2024 तक ऐसे ही चलेगा। अब वो डरते रहें तो डरते रहें, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो फियरलेस तरीके से काम कर रहे हैं कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो मुझे लगता है इसीलिए ये सबके सब डरे हुए। और अब देखो कि 14 पार्टियां जिस तरह से हर्ष जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, मुझे तो हैरानी इस बात की होती है कि किसने उनकी वो अपील फ्रेम की थी। आप सोचिए, अभिषेक मनु सिंघवी जैसा सीनियर एडवोकेट किस तरह की दलीलों के साथ, किस तरह के पॉइंट्स के साथ सुप्रीम कोर्ट गए थे कि उनको ये नहीं, झाड़ लगाए। मुझे लगता है कि वो फ्रेम ही नहीं की गई, वो फ्रेम ही नहीं की गई। एक जैसे होता है ना कि एक एप्लीकेशन लिख देते हैं, जैसे स्कूल में लिख देते हैं कि साहब ये बच्चे लिखते हैं, झगड़ा हो जाता है, पेरेंट्स लिख के दे देते हैं कि हमारे बच्चे को ये सब बच्चे पीटते हैं या मारते हैं, उसे परेशान करते हैं, हैरेस करते हैं। एक इसी तरह की थी। और शायद अभिषेक मनु सिंघवी को ये लगा होगा कि जो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब हैं वो जरूर हमारे प्रति सिंपैथी रखेंगे। लेकिन आपको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज की या किसी न्यायाधीश की अपनी पर्सनल ओपिनियन कुछ और हो सकती है, लेकिन वो कानून के दायरे से बाहर जाकर कभी कोई भी चीज नहीं कर सकता। ऐसे 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 कोर्ट कैसे किसी को गाइड कर सकती है? आप किसी
इंडिविजुअल केस को लेकर अगर गए होते कि साहब देखिए इस केस में हमारे खिलाफ ये हुआ है, इस केस में फला केस में तो हुआ नहीं है, और फिर आप ये दलील नहीं दे सकते कि इस शहर में अगर 10 लोगों ने चोरी की है कि जब तक बाकी 9 नहीं पकड़े जाएंगे तो मुझे भी नहीं आप पकड़ सकते। ये दलील भी आपकी नहीं कामयाब होगी। तो मुझे लगता है कि इसके लिए कोई खास कोई ड्राफ्टिंग की नहीं गई थी। और अभिषेक मनु सिंघवी, उनके पास बहुत सारे केस हैं। इस देश में जितने भी भ्रष्टाचार और नेताओं के जो केस चल रहे हैं वो सबके सब जो है अभिषेक मनु सिंघवी तो लड़ रहे हैं। उनके पास टाइम कहाँ है इसके अपील लिखने। उन्हें तो ये सब एक तीर तुक्के में था। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक फेस सेविंग थी और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की एक कोशिश थी कि साहब देखिए हम लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है और कोई बीजेपी का नेता तो इसमें आ नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए कोई तैयारी की नहीं गई थी। और अगर इन लोगों ने सही मायनों में अभिषेक मनु सिंघवी के पास इतनी अच्छी लीगल टीम होती तो राहुल गांधी को सजा नहीं होती सूरत वाले मामले में। बिल्कुल कुछ भी मामला नहीं है वो। आपने सुनवाई पर भी, जब सुनवाई होती है किसी भी मामले की, तो वकीलों के पास बहुत सारे दांव पेच होते हैं किसी भी चीज को लंबा चलाने के। कभी भी कह देते कि साहब हमें इस गवाह, ये गवाह चाहिए, हमें फला गवाह की हमारे पास गवाही नहीं हुई है, हमें फला क्वेश्चन के जवाब के लिए समय चाहिए। तो ऐसे ही तारीखें पे तारीख मिलती चली जाती है। लेकिन ये देखिए 2-3 साल में सारा मामला सेटलमेंट हो गया और राहुल गांधी को सजा हो गई। और उसके बाद फिर इनका सूरत कोर्ट में उसके जवाब में उसको खत्म कराने के लिए उनकी सजा को कितना समय लिया इन्होंने। तो ये किसी चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थे और ये इसके लिए तैयारी के साथ नहीं जाते। और तैयारी के साथ जाते तो कम से कम जो 14 दलों वाली जो कल वाला मामला हुआ उसमें कम से कम कुछ एक आध कोई ऐसी चीज भी लेकर जाते जो आम आदमी से जुड़ी हुई हो। अब देखिए जितने भी केसेस हो रहे हैं उनमें 95% तो दूसरे लोगों पर ही हैं, केवल 5% ही पॉलिटिकल लोग हैं उसमें। बहुत सारे मामले चल रहे हैं, ऐसे तमाम लोग अंदर बंद हैं, ईडी की हिरासत में हैं, बहुत सारे लोग हैं, बताता हूं मैं आपको। उनको पैसा नहीं है उनके पास वकील लड़ने के लिए, कि वकील को पैसा दे सकें, अपनी जमानत कराने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर ये अब ढंग से तैयारी से गए होते, किसी ऐसे शख्स को भी लिया था कि साहब देखिए ये आदमी है, इसको इस तरह से फंसाया हुआ है, इतने समय से इस पे इसकी जमानत भी नहीं हुई है, ये नहीं हुआ, तो कुछ शायद कोर्ट सोचती। लेकिन ये कहना कि साहब हम लोगों को के लिए आप कुछ गाइडलाइन बना दें, तो ये तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये ऑलरेडी खत्म होनी ही थी, इसका तो भविष्य कुछ था ही नहीं। जी बिल्कुल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप कोई प्रिविलेज क्लास थोड़े, आप भी उसी देश के हाँ नागरिक हैं जहां पर आम लोग बसते। और एक बड़ी बिल्कुल। मजेदार दलील ये थी कि अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि जब यूपीए सरकार थी तब तो सिर्फ 60% ऐसे मामले थे जिसमें विपक्षी नेताओं के खिलाफ इन जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है 2014 के बाद से तो 95% ऐसे मामले हैं जिसमें विपक्षी नेताओं को टारगेट किया गया है। तो यहाँ तो समझने वाली बात यह है हर्ष जी की उस वक्त तो ये सारे के सारे चोर चोर मौसेरे भाई साथ में थे, तब इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करता। तो मैंने इनको आपको तो शुरू में एक कहा तरीके भी से है तो कि बचाना था। आप लोगों ने क्यों नहीं किया उस समय। आप बताइए ना कि क्या उस समय कोई ऐसा मामला नहीं बनता था भ्रष्टाचार का कि बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ आपके पास हो कुछ, कोई तो ऐसा मामला होगा। आपको पुरानी फाइल निकाल के लेके जाते कि साहब देखिए ये बीजेपी के फला नेता के खिलाफ ये इतना पुराना मामला है, इस पर आज तक कुछ नहीं हुआ, कुछ पेश तो करते उनके सामने। आप जब एक तरफा बात करना चाहते हैं कि साहब हमारे लिए हमें स्पेशल छूट दिलवा दीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये तो खत्म होना ही था। और देखिए फिर उस मुख्य मुद्दे पे आते हैं अपने कि जो 2024 का चुनाव है, आप तय मान लीजिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा जाना है। बिल्कुल और ये एक अहम मुद्दा है। देखिए बीजेपी जिस आइडियोलॉजी के साथ बीजेपी सत्ता में आई अटल जी के समय से या दूसरे भी राज्यों में जब भी रही, तो उसके 2-3 मुख्य एजेंडे रहे। राम मंदिर रहा, 370 रहा, और भी कुछ मुस्लिम से जुड़े हुए कुछ मामले रहे। तो मेरे ख्याल में ज्यादातर तो सेटल किए जा चुके हैं। आप समझ रहे हैं ना, सब तो हो ही चुका है। 370 हट चुकी है, राम मंदिर बन चुका है, कॉमन और सिविल कोड ही रह गया शायद। कृष्ण जन्मभूमि वाला जो है मामला वो भी लगभग अब शुरू ही हो चुका है। उज्जैन वाला मामला सेटल है, काशी विश्वनाथ सेटल हो गया है। तो अब ये मेन भ्रष्टाचार वाला ही बचा हुआ था। और इसके लिए एक बहुत ही मजबूत जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल विल की एक जरूरत होती है, बहुत मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। और इसके लिए आपके पास ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है, हो सकता है कि इसका उल्टा भी दांव पड़ जाए कि लोग ये सोचना शुरू कर दे कि भाई ये तो टारगेट बनाया जा रहा है। लेकिन उसके लिए भी नरेंद्र मोदी की टीम ने तैयारी की हुई है।
बाकायदा हर मामले को इस तरीके से मीडिया के माध्यम से और अपने सोशल मीडिया टीम के माध्यम से जिस तरह से प्रचार किया जाता है कि हाँ साहब, इन लोगों के खिलाफ ये मामले थे और वास्तव में ये सब गिल्टी। अब देखिए आज सत्येंद्र जैन का हुआ है, सत्येंद्र जैन की फिर जमानत वो नामंजूर हो गई है, आप खारिज हो गई है। तो आप ये बताइए ना कि फिर अगर कोर्ट के सामने चीजें हैं, और मनीष सिसोदिया की जब बार बार हो रही है, 2 बार हो चुकी है, मनीष सिसोदिया वाले में तो साफ कोर्ट ये कहते हुए खारिज करती है कि भाई आप तो मेन हैं, आपने तो सारा ये प्रपंच रचा ही है, आपको कैसे जमानत दे दें। तो कुछ है नहीं, दलील में इनकी दम है नहीं जी। लेकिन ये आम आदमी पार्टी की बात जो आप कर रहे हैं ना, वो मतलब मुझे बड़ी हैरानी होती है कि 10 साल पहले, करीब 2 अक्टूबर 2012 को इस पार्टी का गठन हुआ। मतलब 10 साल पुरानी पार्टी है ये, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकली, लेकिन इस पार्टी का भ्रष्टाचार के मामले में इतिहास देखिए, अच्छे अच्छों को पानी पिला रही है आज की तारीख में। बाकी पार्टियों की तो चलो मान लेते हैं इतिहास 30, 40, 50 साल पुराना है, लेकिन इनका तो सिर्फ 10 साल पुराना है, और ये इनके साथ शामिल हो गई 14 पार्टियों में। हाँ देखिए, अरविंद केजरीवाल का आपने अच्छा जिक्र किया, मैं काफ़ी वीडियो उन पे बनाता हूँ, मेरे वीडियो लाखों लाखों में जाते हैं जब भी उन पे बनाता हूँ। और मेरा फेवरेट टॉपिक भी रहा, अरविंद केजरीवाल को मैंने फॉलो किया है। और मैं जब से दिल्ली में आया तो उसी समय ये आंदोलन चल रहा था, अन्ना आंदोलन, तभी उन्हीं दिनों की शुरुआत थी। देखिए ये जो 14 लोगों की टीम में अरविंद केजरीवाल खड़े हुए हैं, ये मजबूरी में आकर खड़े हुए हैं, ये तो आप भी जानती हैं। मनीष सिसोदिया अगर जेल नहीं गए होते तो ये इन 14 लोगों की भीड़ में शामिल नहीं होते। सत्येंद्र जैन को इन्होंने फिक्स कर दिया, उन्हें तो इन्होंने बर्फ खाने में लगा दिया, वो तो फिक्स हो गए, उन्हें तो ये भूल चुके हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया इनके बहुत खासम खास हैं। मनीष सिसोदिया का जाना इनके लिए बहुत झटका है। वो कहते हैं ना कि जो लेयर होती है, अब इसके बाद अगली लेयर में केजरीवाल का खुद का ही नंबर लगता है फिर। तो जो कहते हैं ना कि वो जो दायरा है, वो जो मार्जिन है, वो इतना सिकुड़ता जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद को बचाने के लिए भीड़ में गुम हो जाना चाहते हैं। आप लोगों की नजरों में न आए तो आप 100 लोगों की भीड़ में खड़े हो जाएं तो फिर आप पर सीधे नजर नहीं जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल तो मजबूरी में आए हैं। और एक बात और मैं बता दूं आपको, अरविंद केजरीवाल इतने शातिर पॉलिटिशियन हैं, अभी तक ये जितने भी धरने प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो खड़गे साहब कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कभी नहीं जाते इनमें। वो अपने चिंटू पिंटू इन सबको भेजते रहते हैं, संजय सिंह जाते हैं, राघव चड्ढा जाते हैं। आप बताइए कभी राहुल गांधी के साथ किसी एक फ्रेम में दिखा दीजिए मुझे केजरीवाल को खड़े हुए या खड़गे साहब के पीछे खड़े हुए। केजरीवाल खुद नहीं जाते। और देखिए कितने अपॉर्चुनिस्ट हैं, जैसे ही उन्हें लगा कि राहुल गांधी अब सीन से हट रहे हैं, एकदम से मोदी को गालियां देनी शुरू कर दी कि साहब अब राहुल गांधी तो सीन से बाहर हैं, अब मैं ही मेन लीडर बचा हूं, बस मैं ही हूं सब कुछ। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट हैं और ये मौका परस्ती। बीच में अगर उन्हें कुछ और मौका मिला ना तो वो बीच में साफ हो जाएंगे। अभी लेटेस्ट खबर ये है दिल्ली में कि इन्होंने बात की है खड़गे से और संजय सिंह से, इन सब की बात हुई है कि दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं उनमें से 3 या 4 सीटें शेयर कर ली जाए। क्योंकि देखिए कितना बड़ा आप वो देखिए अरविंद केजरीवाल के लिए चैलेंज है कि दिल्ली में एकदम थ्रोली, एकदम एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ इनकी पार्टी आ रही है। 67 जीत के आते हैं, फिर 63 64 कितने आए थे, 60 दूसरी बार में जीत के आते हैं, 60+ विधायक इनके चुनकर आ रहे हैं और एक भी लोकसभा सीट नहीं आप जीत पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। तो कुछ लोगों ने इनके सामने प्रस्ताव रखा और बताया जाता है कि कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने भी प्रस्ताव रखा है। हालांकि इसका जो अजय माकन है वो विरोध कर रहे हैं, फिलहाल वो इससे एग्री नहीं कर रहे क्योंकि वो अजय माकन की अपनी पॉलिटिक्स है दिल्ली की, वो नहीं चाहते वो। लेकिन सुनने में तो ये आ रहा है कि अभी संजय सिंह और राघव चड्ढा, इन लोगों के माध्यम से ये बात चली है कि अगर इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में 50-50 कर लें, 7 सीटें हैं, या तो 3 आप लड़ लो या 4 आप लड़ लो, अगर इस तरह से कुछ बात सुनने में आ रही है। और लेकिन पेंच इसमें फंसेगा कहाँ? पंजाब का। पंजाब में नहीं होगा। पंजाब में तो नहीं लग रहा है कि हम 10 की 10 जीत लेंगे। आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि हम तो वहां सारी की सारी सीटें जीत लेंगे, तो पंजाब में इनका सेटलमेंट नहीं होगा, वहां पे अटकेगी बात। लेकिन अब देखिए कि जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आप आंदोलन करके, वो तो जितना अन्ना आंदोलन जितना भी था वो तो कांग्रेस के खिलाफ था, CWG और शीला दीक्षित, तो सब वो चीजें थी।
तो उसके खिलाफ आप जिसके ये कह रहे थे कि मैं 10 दिन के अंदर जेल भिजवा दूंगा, पहली बात तो शुरू में ही गलती कर गए। ये कांग्रेस वालों की भी गलती रही, कांग्रेस अपनी वजह से खत्म हुई है दिल्ली में, कि जो आपको गाली दे रहा है कल तक आप उसी की समर्थन देके उसे सरकार बनवा ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्या कहना है कि बहुत बड़ी राजनीतिक भूल थी कांग्रेस की, उसी वजह से कांग्रेस खत्म भी हुई है दिल्ली में। वरना जो एक 15-20 साल से जिसकी लगातार सरकार है वो एकदम से इतनी खराब स्थिति में क्यों आएगी? बिल्कुल। तो वो गलती रही। तो अब देखिए अरविंद केजरीवाल ये कहने लगे हैं कि हम इनसे समझौता कर लेंगे, और दूसरे इनकी लोकसभा में उपस्थिति 0 हो चुकी है। देखिए शायद ये देश की पहली पार्टी है कि 10 राज्यसभा सांसद हैं, लोकसभा का एक भी सांसद नहीं। संगरूर वाली सीट थी चलिए, वो तो इनकी मान वाली, वो भी चली गई, तो बचा ही क्या इनके पास। अब ये इसीलिए इसी मजबूरी में ही इधर आ रहे हैं वैसे, लेकिन ये आदमी भरोसे के है नहीं। कांग्रेस वालों को इनसे सावधान रहने की जरूरत है। अजय माकन वगैरह ठीक कहते हैं कि ये भरोसे के आदमी है नहीं, जैसे ही मौका मिलेगा ये कुछ भी कर सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो ये 14 दलों वाला जो मामला है, तो केवल एक साइन ही तो करने थे, उस पर साइन कर दिए होंगे किसी ने भी, केजरीवाल ने की हो, संजय सिंह ने की हो। कौन उनसे कोर्ट पूछ रहा है कि नहीं आप केजरीवाल के ही साइन लाइए, क्या पता राघव चड्ढा ने कर दी हो। तो कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही बस तुक्के में है वो उनके साथ, वरना उनकी पॉलिटिक्स अलग चलती है। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि साइन तो वैसे भी किसी फाइल पे भी नहीं करना चाहते अरविंद केजरीवाल, तभी तो सारे मंत्रालय अपने मंत्री को तो कभी उन्होंने जिंदगी में किया ही नहीं है। हाँ, इसीलिए हो सकता है कि उस पर भी साइन ना किया हो, किसी और ने किया हो। लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं किया, वो केजरीवाल नहीं करते हैं उस पर साइन। वो आप याद कीजिए पिछले साल वो सारे दलों ने एक राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया था, पता नहीं किस मामले में, पार्लियामेंट सेशन के दौरान ही, उसमें भी उन्होंने साइन करने से मना कर दिया था। ये नहीं साइन वाइन करते जी। लेकिन फिर मतलब देखिए, ये एक ऐसी पार्टी रही है आम आदमी पार्टी, जो कि हमारे सामने बनी है। इंडियन अगेंस्ट करप्शन मुहिम हमारे सामने चला, तब तो कितने जोर शोर से हर दूसरे दिन प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे और सोचते थे कि जिसके ऊपर आरोप लगाए तुरंत इस्तीफा दे दे, और भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बातें अरविंद केजरीवाल ही बोलते थे। शायद याद नहीं है, इन्होंने लालू प्रसाद यादव और इन सब लोगों के घर पे पोस्टर चिपकवाए थे जा जाके खुद, अरे आप ये भ्रष्टाचारी हैं। हाँ, और अब देखिए जब तेजस्वी के यहाँ रेड हुई और कैसा कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि उनके साथ प्रेग्नेंट बीवी को परेशान किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, अचानक कैसी सिंपैथी हो गई। और मैं तो इसमें कुछ मीडिया के लोगों की भी चीजें देखता हूँ। हमारे बहुत सारे मीडिया पर्सन्स ऐसे हैं जो, मैं नहीं कहता कि वो राइट विंग के हैं, लेफ्ट विंग के हैं, वो सब चीजें अगर आप छोड़ दीजिए, तो आप कहते हैं कि थोड़े कुछ बेसिक्स होते हैं पत्रकारिता के। इस देश में अगर आपसे कोई ये पूछे कि राजनीतिक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण कौन है, तो लालू प्रसाद यादव। आप बताइए, है कोई उनसे बड़ा? बताइए आप। मतलब वो जहां भी रहे, उन्होंने हर लेवल पे, जिस लेवल पे रहे, वो कभी वो सरकारी कर्मचारी रहे, उस लेवल पे उन्होंने भ्रष्टाचार किया। वो विधायक बने तब उस लेवल पर भी उनके पास खिलाफ उनके भ्रष्टाचार के वो हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने तो ढेर लगा हुआ है। जब वो दिल्ली में आते हैं रेल मंत्री बनने के लिए, वहां भी भ्रष्टाचार करते हैं। IRCTC वाला आप देख ही रहे हैं, जिसमें तेजस्वी से सबसे पूछताछ हो रही है। तो मैं तो ये सोच के अचंभित हूं कि कई महान पत्रकार जो यूट्यूबर बन गए हैं और सब, आज की तारीख में लालू प्रसाद यादव की फैमिली को लेकर ये जस्टिफिकेशन ये देने लगे हैं कि साहब उन्हें परेशान किया जा रहा है, वो तो किडनी ट्रांसप्लांट करके आए हैं, उनकी छोटी छोटी वो जो 13 साल की नाती धेती हैं उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी प्रेग्नेंट बहू को परेशान किया जा रहा है। बताइए, इन तर्कों की आड़ में आप बच सकते हैं क्या? आपने भ्रष्टाचार किया है तो ये तो किसी किताब में नहीं लिखा होता कि अगर किसी की बीवी प्रेग्नेंट है तो उसके खिलाफ ट्रायल नहीं होगा या उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये कहाँ का लॉजिक है? ये तो इनका कुछ हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा है। ये सब लोग कंफ्यूज हैं और नरेंद्र मोदी इनके इस कंफ्यूजन को भांप चुके हैं। और आज वाली स्पीच आपने सुनी होगी जो बीजेपी के स्थापना दिवस पे नरेंद्र मोदी ने दी है, उसमें तो उन्होंने क्लियर कहा ही है। उन्होंने तो हनुमान जी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी जो कुछ करते थे वो अपने लिए नहीं करते थे, वो दूसरों के लिए करते थे, अपने लिए तो कुछ किया नहीं है। और वो कहते ना कैन डू प्रवृत्ति जो बात है, उन्होंने कहा कि साहब जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए और संजीवनी बूटी लेने के लिए गए तो वहां पर तो डिसीजन लेना होता है कि आप डिसीजन लीजिए। उन्हें पता नहीं है संजीवनी बूटी कौन सी है, तो पूरा पर्वत उठा लिया। तो उन्होंने यही बात कही मोदी जी ने आज अपनी स्पीच में कि हमें यही काम करना है।
अगर किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है तो और उससे बड़ा एक टारगेट आप अपने सामने सेट कर दो, तो फिर बाकी सब चीजें छोटी लगने लगती हैं। उन्होंने तो देखिए कितनी बड़ी बात कही, जिन जिन चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता है। उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि आप रील्स बनाएं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इसके माध्यम से यूट्यूब पर आप अपने लोगों से संपर्क करें। उन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि इस देश में एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो राजनीतिक रैलियों में नहीं जाता। आपको पता है कि एक समय था जब सोशल मीडिया नहीं था, टीवी कवरेज नहीं थी, तो राजनीतिक रैलियां हुआ करती थी। राजनीतिक रैलियों में क्या होता था कि साहब इंदिरा गांधी आ रही हैं, चौधरी चरण सिंह आ रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हें सुनने के लिए हजारों हजारों लोगों की भीड़ पहुंचती थी। लेकिन आजकल कौन जाता है पॉलिटिकल रैलियां देखने के लिए? या तो कार्यकर्ता या फिर वो प्रत्याशी जिसे टिकट मिला है, वो भीड़ जुटाता है, बसों में भर के लाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़िए। बहुत से प्रोफेशनल ऐसे हैं जो आपको वोट देंगे, लेकिन उन तक मैसेज पहुंचाइए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए कि इंस्टाग्राम की रील्स सब देखते हैं, शॉर्ट्स वीडियो सब देखते हैं, तो हमारी जो चीजें हैं, उपलब्धियां हैं जो हम कर रहे हैं, वो जनता तक पहुंचाइए कि साहब हमने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान शुरू किया है फला आदमी के खिलाफ, वो वास्तव में भ्रष्टाचारी है, उसके खिलाफ ये केस हैं। इस तरह के आप अपनी पब्लिसिटी करेंगे तो जनता समझ जाएगी। ये एक बड़ी बात कही है उन्होंने। और बिल्कुल अभी आप देखो ना कि बार बार जो भ्रष्टाचार की से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं हमारे सारे विपक्षी पार्टियों के नेता वगैरह, कांग्रेस के नेता, लेकिन आप ये देखो कि यूपीए के जमाने में कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए, 2G स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन आज की तारीख में, क्योंकि तब उस वक्त सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, वरना वो सारे के सारे घोटाले सामने आते। लेकिन अब देखो बीजेपी ने बाकायदा स्टार्ट किया है, सीरीज अब आनी शुरू हो गई है ना बीजेपी की। हाँ, वो एक एपिसोड उसका आया भी हाँ, है, मैंने देखा है। तो लोगों को पता ही नहीं है कि यूपीए के जमाने में कौन कौन से घोटाले, जबकि एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। अब आप उनको अगर सामने रखेंगे तो अब अपनी बात आप एक बार और फिर, जो आपने अभी कुछ देर पहले मेरे से कहा था अभिषेक मनु सिंघवी वाली बात, आपको मैं फिर यहाँ याद दिलाता हूँ। इन कांग्रेस वालों के इतना भी बस की नहीं है कि वो दूसरों को फॉलो ही कर लें। अरे भाई, आपके खिलाफ उन्होंने सीरीज शुरू कर दी, उसका तो कुछ काउंटर अटैक कीजिए, आप बनाइए कुछ, आप भी लाइए। बनाएंगे कहां से जब है ही नहीं कुछ? तो कहां से बनाएंगे? कुछ है ही नहीं कहने के लिए, तो क्लूलेस है कि उन्हें कैसे करना है। अब जैसे कह रहे हैं ना कंफ्यूजन में है हर चीज, तो सबसे मजेदार बात ये कि वो सुप्रीम कोर्ट जिस पर ये भरोसा नहीं करते हैं। देखिए पेगासस के मामले में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी केंद्र सरकार को, ये कहा था कि जिन जिन को लगता है उनके फोन में पेगासस है आए और अपने इंस्ट्रूमेंट दे जाएं। तब राहुल गांधी ने अपना फोन नहीं दिया, लेकिन लंदन में जाकर कहते हैं मेरे फोन में पेगासस है, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा दिया। फिर ये लोग, सुप्रीम कोर्ट ने जेपीसी बनाई हुई है अडानी के मामले में, जेपीसी एक कमेटी बनाई हुई है, फिर भी जेपीसी की मांग कर रहे हैं, तो यानी कि तब भी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं। 2 महीने में वो कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है इन्हें। कल के ही दोनों उदाहरण देख लीजिए कि वो जो 14 दलों वाला मामला है उसमें भरोसा नहीं है, लेकिन जो मीडिया वन चैनल को लेके जो कल डिसीजन आया उसकी खूब तारीफ हो रही है। रवीश कुमार ने प्रोग्राम बनाया अपना, बहुत लंबा चौड़ा। हाँ, तो इन लोगों की इसी चीज से मुझे सख्त नफरत है। ये जो सिलेक्टिव चीज होती है कि अगर आपके मन मुताबिक कोई चीज हो रही है तो वो तो ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि आपके मन मुताबिक नहीं हो रही है तो फिर आप कोर्ट पे, अदालतों पे सवाल उठा दो। आप ये बताइए कि जब राहुल गांधी को सजा हुई थी सूरत वाले मामले में, तो उसके बाद सब कह रहे हैं कि बीजेपी ये कर रही है। अरे भाई, कोर्ट ने डिसीजन दिया, बीजेपी ने डिसीजन थोड़े दिया है। जब कोई नरेंद्र मोदी ने उसकी स्क्रिप्ट लिखी है या भूपेंद्र पटेल जो चीफ मिनिस्टर है वहां के, उन्होंने कहा हाई कोर्ट से। तो एक तरह से मेरा तो मानना है कि अगर इसमें कोई हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है, तो क्या कोर्ट के फैसले पर आप, हाँ, वो सत्याग्रह जो किया था वो किसके खिलाफ था? बिल्कुल बिल्कुल। आप इस तरह के मामले में तो कोई अगर चाहे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो भी सकता है, इनके खिलाफ बना सकता है। ये तो रविशंकर प्रसाद ने उस दिन शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आपने कि आप कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और कोर्ट के फैसले को आप बीजेपी का फैसला बता रहे हैं, ये तो कोर्ट की अवमानना है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखो जब ये राजघाट पर जाकर बैठ के तो सवाल ये उठ रहा था कि किसके खिलाफ ही सत्याग्रह है, किसको कोस रहे थे। और फिर अगर आपको वाकई लग रहा था कि राजनीतिक मामला है, तो फिर काय को आप सूरत के सेशंस कोर्ट में चले गए 11 दिन के बाद, बैठे रहते और इसी बात को भुला लेते। देखिए हमारे खिलाफ क्या कर दिया मोदी सरकार ने, इसी को भुला लेते। राहुल गांधी है जिद्दी आदमी, उन्होंने जिद चलते चलते जिद में ही अपनी अध्यक्ष जो पद था वो छोड़ दिया था।
छोड़ दिया ग्रुप था। 23 क्या कह रहा था इनसे? ग्रुप 23 जी। इनसे यही कह रहा था कि सर भाई या तो आप वापस संभाल लो या ये कह हुँ, दो कि फला फला आदमी संभाल ले, मैं नहीं संभालूंगा। लेकिन हुँ, राहुल गांधी अपनी जीत पे अड़े रहे। उनकी जीत पता क्या थी? उनकी जीत ये थी कि 2019 में हम इतनी बुरी तरीके से चुनाव हारे और अशोक गहलोत अपने बेटे को नहीं जितवा पाए, कमलनाथ सीएम होते हुए वहां पर नहीं जितवा पाए कांग्रेस को, कि ये दोनों भी मेरे साथ इस्तीफा दें, मैं इन्हें चेंज करूंगा। वो चाहते थे कि मैं सचिन पायलट और सिंधिया को वहां सीएम बनवाऊं, हुँ। लेकिन वो दोनों नहीं माने। वो सोनिया गांधी का समर्थन था उनके साथ। देखिए अब आपस में इनके परिवार की भी बातें सामने आती हैं कि माँ बेटे में भी कभी विचारधारा नहीं मिलती है। तो उसी तरह की बात है। राहुल गांधी तो जिद पकड़ लेते हैं कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। तो ये गुलाम नबी आजाद जो इंटरव्यू दे रहे हैं 2 दिन से सब सही तो यही चैनल्स कह रहे को, हैं। वो भी यही बात कह रहे हैं कि भाई हमने उनसे स्पष्ट कहा कि भाई आप कुछ डिसीजन लें, या तो ये करें या इधर करें। लेकिन राहुल गांधी डिसीजन नहीं लेते हैं। और अब ये बताया जाता है सूरत वाले मामले में ये जिद पर अड़ गए थे कि मैं तो जेल जाऊंगा। ये जिद पर चले अड़े हुए थे जाते, इसी वजह। बच्चा तो हाँ, शहीद हो ये जाते कम से कम कि मैं, कांग्रेस हाँ कि के लिए कुछ फायदा होता। तो इस बारे में ये भी एक थॉट बना कि जो ये 10-12 दिन 13 दिन का जो गैप आया अपील करने में इनके, तो हुँ, कुछ लोगों ने तो बताते हैं कि इन्होंने ये भी कहा था कि कर्नाटक का चुनाव चलने दीजिए, अब 30 दिन का समय है, बिल्कुल लास्ट के 2 दिन में कर देंगे। हुँ, तो उस समय कुछ लोगों ने इन्हें सलाह दी, इनकी जो लीगल टीम के लोग हैं, कि साहब कोर्ट नाराज हो जाएगी, वो ये कहेगी कि साहब आपको इतने दिन का समय दिया था, आप बिल्कुल लास्ट टाइम में आए हैं, लीजिए साहब हुँ, हम तो उससे बहाल करते हैं, जाइए आप हाई कोर्ट जाइए आगे। तो फिर लंबा फंस जाएगा मामला, फिर जमानत भी दोबारा से लेनी पड़ेगी। तो ये जिद पर अड़े हुए थे। राहुल गांधी जिद्दी आदमी है, वो सुनते नहीं है किसी की। बहुत लोग कह रहे हैं, ये गुलाम नबी आजाद का मैंने इंटरव्यू देखा, आज भी देखा है उनका इंटरव्यू। तो वो हुँ, कह रहे थे कि ये बहुत जिद्दी हैं, और जिस तरह से की पुरानी पॉलिटिकल इनकी जो फैमिली रही है, हुँ, उनके मुकाबले वो गुलाम नबी आजाद ने ये कहा है कि वो सोनिया गांधी भी सबकी सुन लेती थी, वो बोलती कम थी, सुनती सबकी थी। हुँ, लेकिन राहुल गांधी तो सीधे कह देते हैं कि नहीं ये नहीं, ये होगा। अब जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा वाला मामला था, हुँ, जिसमें गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाए जाने की बात थी। तो उन्होंने कहा कि उस समय राहुल गांधी कहीं सीन में ही थे, नहीं थे। मुझे वहां का प्रभारी बनाया गया आसाम का, हुँ, और ये तय किया गया कि भाई देखिए वहाँ विधायकों में नाराज है कि तरुण गोगोई को सीएम रखना है या इन्हें रखना है हेमंत बिस्वा शर्मा को। तो मैं हुँ, गया वहां पे, मैंने वहां से रिपोर्ट ली, जब ज्यादातर विधायक हेमंत बिस्वा शर्मा के समर्थन में थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं अपनी रिपोर्ट देने के लिए पहुंचा तो देखा कि वहाँ राहुल गांधी, तरुण गोगोई, गौरव गोगोई पहले से बैठे हुए हैं। और राहुल गांधी ने कह दिया कि नहीं साहब, कोई चेंज नहीं होगा। इसी हुँ। बात से तो नाराज होकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़ी थी। उन्होंने ये भी बात कही थी कि जब मैं मिलने के लिए जाता था राहुल गांधी से, तो वो चिकन बर्गर खा रहे होते थे। वो अपने कहते कुत्ते थे के कि साथ वो, बिज़ी रहते थे। हाँ, वो चिकन बर्गर खा रहे होते थे, और उन्होंने कहा कि कई बार तो मैं बात करने के लिए बैठा हूँ बाहर, पता लगा बर्गर खाते खाते हुए बाहर निकल गए, गाड़ी में बैठ के चले गए। तो राहुल गांधी का जो एटीट्यूड है, उसी की वजह से तो कांग्रेस आज इस हालत में पहुंच रही है। और आप ये देखो ना, यही एटीट्यूड जो ये बार-बार सावरकर को ले आते हैं बीच में, मैं सावरकर नहीं हूँ, राहुल सावरकर मेरा नाम नहीं है, माफी वीर नहीं हूँ। तो एरोगेंसी जो है वो अदालत के सामने नहीं चलती ना। डेफेमेशन के केस, चाहे क्रिमिनल डेफेमेशन का हो, बड़े आसानी से माफी मांगने से रफा-दफा हो जाते हैं। लेकिन ये राहुल गांधी मांगी है ने इन्होंने तो लिखित इतनी में, बार ये तो माफी नहीं लिखित में मांगी। माफी मांग चुके हैं। हाँ, तो ऐसा थोड़ा ही है कि मैं माफी नहीं मांगता। लेकिन वो उस दिन मैं फिर कहा है कि आपको शुरू में ही, जिद कि चढ़ वो गई। बड़े जिद्दी आदमी है। तो वो होती हुँ। है ना कि जैसे एक युवा खून होता है कि साहब नहीं साहब, एक और इसे कहते सर, हैं कि अब जिसे कितना कहते हैं ना युवा। कि एक राजशाही मानसिकता जो होती है कि हुँ। साहब नहीं, हम क्यों माफी मांग लेंगे भाई किसी से भी। लेकिन आपको एक बात और बताऊं, उस दिन के बाद से सावरकर को लेकर अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। सावरकर शब्द नहीं निकला है इनके मुंह से, क्योंकि शरद पवार ने कह दिया है कि वहां से भी जाओगे महाराष्ट्र से, क्योंकि उद्धव ठाकरे वहां पे एकदम नाराज हो गए थे। वो तो फैल गए थे कि भैया सावरकर को कहोगे तो हमारा तो आधार ही यही है राजनीति नहीं, का। लेकिन लेकिन हर्षी, उसके बाद जो नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका कहना था कि सावरकर को लेकर हमारा स्टैंड तो यही रहा है। नहीं, हम तो हमेशा वो ऐसी बातें करते रहे उनके, लेकिन वो वो भी ठीक भूल है, गए वो कि कह इंदिरा रहे हैं, गांधी जी ने वो उसके ठीक लिए। कह रहे हैं। लेकिन वो नाना पटोले को अभी थोड़ी सी राजनीति की इतनी वो समझ नहीं है। अभी उन्होंने कोई अपने दम पे चुनाव जीता नहीं है वहां पे, वो नाना तो दल पटोले ने। बदल में, हाँ। ये जो चुनाव अभी जो सरकार बनी थी एमवीए की, ये 2019 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव के एकदम बाद, उसके बाद बनी हम्म, थी। तो हम्म, अब जब अब चीजें दूसरे तरीके से चल रही हैं। अगर आज की तारीख में आप, तब तो आप शिवसेना के खिलाफ लड़ रहे थे, तब बिल्कुल। आप कहिए कि आप सावरकर सावरकर को
खूब गालियां दीजिए और कहिए कि अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन आप जब एमवीए का पार्ट हैं आज की तारीख में नहीं कह सकते वो ठीक है, सावरकर को लेकर आपको चुप रहना पड़ेगा। और देखिएगा अब राहुल गांधी सावरकर के मुद्दे पे बोलेंगे नहीं उस तरह से, समझ गए, शरद पवार ने समझा दिया है उन्हें। अब तो इसलिए भी नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि हो सकता है कि सेशंस कोर्ट में भी ये बात उठे कि भाई आप माफी मांगने को तैयार हैं तो बताइए, वरना हम हो सकता है इस सजा को बरकरार रखें। तब तो माफी मांगनी पड़ेगी ना, कि नहीं मांगेंगे? हाँ हो सकता है, मुझे तो लग रहा है हो सकता है इन्हें हाईकोर्ट जाना पड़े उसके बाद, हो सकता है ये मामला और भी लंबा खींचे। और इन्होंने तो ये एक और भी इनके मन में चल रहा था कि साहब इसमें थोड़ा सा विक्टिम कार्ड प्ले किया जाए कि कर्नाटक का चुनाव आ रहा है, थोड़ा सिंपैथी होगी, लेकिन इन्होंने 10 दिन में देख लिया किसी को कोई सिंपैथी नहीं है। अगर इनके कार्यकर्ता जो इनके सही मायने में कार्यकर्ता है, उन्हें राहुल गांधी की सजा होने पर वास्तव में किसी प्रकार का गुस्सा था, आक्रोश था, तो सड़कों पे उतरते, हंगामा करते। जहां से वायनाड के सांसद है वहां 10 लोग धरने पे बैठे, वो भी एक दिन, जिस दिन इन्हें सजा हुई। कुर्सियां खाली थी, इंडियन एक्सप्रेस ने अगले दिन रिपोर्ट छापी है कि 50 कुर्सियां रखी हुई हैं और 30 लोग बैठे हुए हैं यहाँ। तो इन्हें फीडबैक भी तो लेते हैं ना, इन्हें फीडबैक मिल गया भाई कुछ नहीं हो रहा है, जनता इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान रही है, तो इसलिए भलाई इसमें है कि 2 साल की जेल काटने से बेस्ट है कि आप जाइए, और अगर माफी मांगने की बात भी होती है तो माफी भी मांग लेंगे। ये देखिएगा आप, ऐसे ही होगा। और फिर मजेदार ये कि आपको याद है वो जो ऑफिशियल हैंडल है कांग्रेस का ट्विटर पर, डरो मत राहुल गांधी की फोटो के हाँ साथ जो जम गया। आजकल लगाया तो हुआ है इन्होंने। हाँ, तो मेरे को ये समझ नहीं आया कि डर कौन रहा है भाई। तुम तो कह रहे कि वो डर नहीं रहा, वो किसी से डरता नहीं है, तो उसकी फोटो पे डरो मत क्यों चिपका दिया? बिल्कुल और सही बात है। फिर पूरी की पूरी बारात नहीं को लेकर अब सूरत वो सेशन राहुल कोर्ट गांधी पहुंच को गए। कह रहे हैं, वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं कांग्रेसी के, आप मत डरो, हम आपके साथ हैं सारे कांग्रेसी। वो तो राहुल गांधी को सांत्वना दे रहे हैं ना, सांत्वना देते हुए कह रहे हैं। ये तो सोशल मीडिया वालों की वो है, राहुल गांधी को कहाँ इतनी सेंस है कि इस तरह के, वो अगर डरो मत, वो तो अगर उसकी जगह लगाना है तो लगाते थे कि मैं माफी नहीं मांगता, मैं गांधी हूँ, ये लिखना चाहिए था उन्हें, अगर आप डर नहीं रहे हैं तो। डरो मत और लिखने फिर से अब क्या होता है। और फिर इतनी पूरी बारात को लेकर जब वो सूरत सेशन कोर्ट गए, वो ड्रामा भी जरा याद करो। कैसे कितने 3-3 मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए, सारे प्रवक्ता वहां पहुंच गए, क्या था वो? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी गुलाम नबी आजाद का मैंने कहीं पढ़ा भी है, उन्होंने कहा कि आप 70-80 साल के जो नेता हैं, बुजुर्ग नेता जिन पे पैदल नहीं चला, खड़गे साहब खुद खुद 80-82 साल के हैं, कि उन लोगों को सड़कों पे चलवा रहे हो। तो उन्होंने तो कहा कि अच्छा हुआ कि मैंने समय रहते कांग्रेस छोड़ दी, वरना मुझे भी ऐसी सड़कों पे धक्के खाने पड़ते राहुल गांधी के लिए। मुझे भी काले कपड़े पहनने पड़ते। और मुझे भी काले कपड़े पहनने पड़ते। हालांकि वैसे गुलाम नबी आजाद आजकल इंटरव्यू सारे काले कपड़े पहन के दे रहे हैं, अच्छा। काले रंग के सफारी, हाँ देखिएगा आप, काले रंग की शर्ट में काले रंग का सफारी सूट उस समय वही पहन के दे रहे हैं वो सब। वो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के खिलाफ, गांधी फैमिली के खिलाफ जो उनका आक्रोश है वो दिखाने के लिए वो काले कपड़े पहन रहे हैं। सारे इंटरव्यूज में आप देखेंगे काले कपड़े पहन के दे रहे हैं वो इंटरव्यू। हो सकता है उनका फेवरेट कलर हो काला। जी। लेकिन मुझे ये चलते चलते ये बता दीजिए हर्ष जी कि अब आपको क्या लग रहा है? आपको सच में ये लग रहा है कि 2024 में सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार यही बड़ा मुद्दा होगा, और इसी मुद्दे पर और भी बहुत से नेता 2024 से पहले पहले अंदर जा सकते? बिल्कुल, देखिए इसमें मुद्दा बनाने वाली बात कुछ नहीं है, मुद्दा तो ये ऑलरेडी बन चुका है, और इसकी शुरुआत जो है सत्येंद्र जैन और इन सब लोगों से शुरुआत हो चुकी है। 1 बाय 1 सबका नंबर लगता रहेगा, और मुझे लगता है कि कर्नाटक का चुनाव खत्म होते ही फिर के कविता का नंबर आ जाएगा तेलंगाना के चुनाव से पहले। ठीक है कि पॉलिटिकल चीजें होती हैं, तेलंगाना में चुनाव भी होने हैं, लेकिन वास्तव में अगर आपने कुछ किया है तो फिर आपको उसका तो भरना तो पड़ेगा अपना, जो भी है। तो मुझे लगता है इसमें मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। और अभी देखिए सीबीआई का डायमंड जुबली प्रोग्राम था, अभी सोमवार में 60 था साल शायद, हुए थे। 60 60 साल हुए साल। जो, हाँ 60 साल जो हुए थे। तो उसमें जो प्रोग्राम में उन्होंने जो जिस तरह से कहा है कि आपको फ्री हैंड है, और ये भूल जाइए कि किसी भी जिसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं आप, उसका सरनेम क्या है और उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। ये लोग आप पे सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन उठाते रहेंगे। हम हमारी तरफ से आपको पूरी छूट है कि आप खुल के काम कीजिए, अपना बेधड़क होके काम कीजिए। तो ये तो फ्री हैंड दे ही दिया है इन्होंने। और देखिए बीजेपी का एक विधायक था वो कर्नाटका में, जिसके पैसा वैसा मिला था वो अंदर चला ही गया है। ऐसा नहीं है कि अगर मामले बीजेपी के लोगों के खिलाफ आ रहे हैं तो उसमें कोई बख्शीश की जा रही है, और इसका फायदा शायद कर्नाटक में उन्हें मिले भी। कि देखिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस बम्बई की सरकार को काफी समय से घेर रही थी,
तो उसमें भी वो मैसेज दिया है उन्होंने वहां पे कि देखिए हमारा विधायक था, हमने उसे अंदर कर दिया। बिल्कुल। और तो फिर 2024 से पहले मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या कहते हैं कि उसको वन बाय वन जिसे कहते हैं ना कि एक प्रोसेस है, ये तो ये प्रोसेस चलेगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, मुझे लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव होगा ये इस बार का। और इसमें इस बात की भी कड़ी परीक्षा होगी कि साहब ईडी सीबीआई इनका दुरुपयोग हो रहा है या इन्हें अपना काम करने की आजादी दी जा रही है, इस पर भी जनता अपनी मोहर लगाएगी इस बार के चुनाव में। तो चलिए, जब ये और तेज होगा तो और ज्यादा पेट में दर्द होगी इन विपक्षी पार्टियों के नेताओं की, क्योंकि इन सबको पता है इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। तो आपने इस मुद्दे पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी है हर्ष जी, और इतनी दिलचस्प वार्तालाप आप में और मेरे बीच हुई है आज इस मसले को लेकर, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत चलिए, बहुत तो आप धन्यवाद। बताएंगे कि दिलचस्प रही या नहीं? मैंने मुझे तो बताया लगा ना कि आपको मैंने कि बहुत सामान्य बातें कही। लेकिन क्या होता है ना कि जो सामान्य बातें होती है ना, वही जब सामान्य भाषा में लोगों तक पहुंचती है तो उनको ज्यादा जल्दी समझ में आती हैं। और हम सब बिल्कुल लोग बिल्कुल यूट्यूब पर आकर यही कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें सामान्य शब्दों में लोगों बिल्कुल। के सामने रखी जाए ताकि उनको इस मीडिया की समझ में आए। खास और बात यही यही बात है। आज पीएम मोदी ने भी कही है। हाँ, इस मीडिया की खास बात यही है कि इसमें जो है वो आपको घुमा फिरा के बात नहीं करनी है। और जैसे कि आप तो चैनल्स में रही हैं, तो वहाँ पे कहा जाता है कि दोनों पार्टी का वर्जन ले लीजिए। तो कई बार क्या होता है कि वर्जन लेने से खबरें भी खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि उसमें किसी के वर्जन की जरूरत नहीं होती है, उसमें केवल आपको अपना थॉट रखना है कि साहब ऐसे ऐसे है। अगर आप जी। किसी का वर्जन ले लेंगे तो वो खबर ही खत्म हो जाएगी। और यही यही मीडिया जो यूट्यूब का या सोशल मीडिया है, यही विशिष्ट हो जाता है दूसरे चैनल से, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आपने जो चर्चा मेरे साथ की है, मेरे दर्शकों को जो जानकारी सामान्य शब्दों में दी है हर्ष जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।